जय हिंद दोस्तों। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के बारे में आज मैं आप सभी लोगों से बात करने वाला हूं। और यह वीडियो ना सिर्फ मेरे पुलिस वाले भाइयों के लिए बल्कि जितने भी मेरे भाई एलएलबी कर रहे हैं, जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी आम नागरिक है, इसके अलावा जितने भी हमारे पुलिस वाले भाई जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं या फिर जितने भी प्रमोशनल कोर्स हमारे देश में होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह एक बहुत ही जरूरी, क्योंकि मेरे भाई डिजिटल वर्ल्ड की शुरुआत हो चुकी है। इस मॉडर्न वर्ल्ड में प्रत्येक व्यक्ति अपनी कम्युनिकेशन डिवाइस से, कंप्यूटर नेटवर्क से और मतलब कि डिजिटली हर एक चीज से जुड़ा हुआ है। तो मेनली आपको इसके बारे में जानकारी होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो भी कम्युनिकेशन डिवाइसेस आपका मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया या फिर किसी भी नेटवर्क से यदि आप जुड़े हुए हो तो आपके साथ साइबर फ्रॉड होना बहुत ही मतलब कि एक आम बात होगी है भाई साहब। ये जितना भी आपके साथ साइबर फ्रॉड होता है, इसके अलावा कोई भी आपकी फोटो वायरल कर रहा है, कोई मीन्स जैसे एक राइट टू स्पीक है भाई, अनुच्छेद 19 में दिया गया है। परंतु इस आधार पर आपकी क्या क्या आपके ऊपर बाउंडेशन है, किस आधार पर आप बोल सकते हो। इसके अलावा यदि आप किसी के कंप्यूटर को छेड़खानी करते हो, डिस्ट्रॉय करते हो, किसी डॉक्यूमेंट्स को एल्टर करते हो या फिर उसमें मीन्स कोई भी छेड़खानी या फिर उसको डिस्ट्रॉय करते हो, तो आपके ऊपर कितना फाइन लगेगा, कितने साल की आपको सजा हो सकती है। इसके अलावा भाई कंप्यूटर नेटवर्क को क्या कहते हैं, सिस्टम को क्या कहते हैं, साइबर सिक्योरिटी को क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन को क्या कहते हैं, इन डेफिनेशंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। या फिर आपकी राइट टू, जैसे भाई आपकी कोई भी चीज कॉन्फिडेंशियल है या कोई प्राइवेट है, उसको कोई भी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करता है या फिर उसको कोई भी डिस्क्लोज करता है तो उसके ऊपर क्या धाराएं लगेगी। या फिर आईटी एक्ट के तहत कौन पुलिस ऑफिसर, मतलब किस रैंक का पुलिस अधिकारी इस पूरे आईटी एक्ट के दौरान कोई भी मुकदमा दर्ज होता है तो उसको इन्वेस्टिगेशन करने की पावर होती है, जैसे इंस्पेक्टर की होती है। तो इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा। या फिर कोई भी प्राइवेट, जैसे आप भाई आपका फोन हो गया, जैसे बहुत सारे ऐसे स्टोर्स होते हैं कि चोरी किया हुआ फोन आपको बेचते हैं और आप रिसीव भी कर लेते हैं, तो आप किस धारा के तहत दंडनीय करार किए जाओगे। क्योंकि ये नॉर्मली चल रहा है भाई, आधे रुपए में लेने के लिए, उससे भी कम रुपए में लेने के लिए कोई भी कैसा भी फोन खरीद रहा है या फिर कंप्यूटर खरीद रहा है, तो इन लोगों के लिए। या फिर एक सेक्सुअली एक्सप्लिटिंग कोई भी मटेरियल होता है उसको आप ट्रांसमिट कर रहे हो, पब्लिश कर रहे हो, शेयर कर रहे हो किसी के साथ, तो उन मामलों में आपको कैसी सजा दी जा सकती है, इन सभी मामलों में आज मैं बात करूंगा। और जैसे आपका 420 भाई चीटिंग नहीं होता था, तो चीटिंग वी इनपर्सोनेशन, जैसे पहले धारा नंबर 419 में आपने पढ़ा होगा, तो वही बात अब इस आईटी एक्ट में भी बताई गई है। या फिर किसी का पासवर्ड चुराते हो या किसी की भी मीन्स इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है उसको आप पब्लिश कर रहे हो, उसको अवेलेबल कर रहे हो किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए, या फिर ट्रांसमिट कर रहे हो, या फिर उस डॉक्यूमेंट को कोई भी फोर्जरी करने के लिए आप ऐसा यूज कर रहे हो, तो ये सभी मामले एक आम आदमी से भी भाई संबंधित रखते हैं। और जो हमारे पुलिस वाले भाई, चाहे वो B1 की तैयारी कर रहे हो, प्रमोशनल टेस्ट की तैयारी कर रहे हो, तो जिन भी लोगों के लिए ये रंगरूट वाले भाइयों का मैंने सिलेबस उठाया है, जो भी भाई रिक्रूट्स है, इसके अलावा जो एएसआई का कोर्स कर रहे हैं उनकी भी जो मुख्य मुख्य धाराएं हैं और जो हमारे B1 टेस्ट में भी आने वाली है, सिर्फ उन मुख्य धाराओं के ऊपर मैं अभी आप सभी लोगों के साथ विचार विमर्श करूंगा। और इसके ऊपर प्रत्येक आम नागरिक सिर्फ 5 से 10 मिनट की मैं ये वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आपके जितने भी डाउट्स है वो सभी क्लियर होने वाले हैं। और यदि जैसे मैंने इससे पहले वाला एक एक्ट करवाया आपको एलएसएल का, चाहे वो बीएनएस हो, बीएनएसएस हो, बीएसए हो, कोई भी माइनर एक्ट हो या फिर लोकल स्पेशल लॉ की जितने भी ये वीडियोस मैं आपके लिए क्रिएट कर रहा हूँ, अभी मैंने पहले वीडियो में बनाया था कि भाई द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस 2013, तो उसके बारे में आई थिंक जितनी भी आपकी मोटी मोटी धाराएं थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस की थी, आपकी सभी प्रॉब्लम्स दूर होगी। परंतु इस आईटी एक्ट 2000 में मैं आपको बता देता हूँ भाई, 13 अध्याय है, मीन से 13 चैप्टर्स है और 94 सेक्शन है, 94 धाराएं हैं। तो 94 धारा याद करना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा मेरे भाई। और इस तरह के ना पता है भाई कितने सारे एक्ट्स हैं, तो मैं सिर्फ आपको 5 से 7 या 10 धारा मुश्किल से करवाऊंगा, वो सिर्फ 5 से 10 मिनट में करवा दूंगा। तो आपको सिर्फ उन्हीं धाराओं को रिवाइज करना जरूरी है। जब भी आपका टेस्ट आएगा एक बार आप उसको रिवाइज करके आप आसानी से अपने पेपर में अपीयर होकर अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है भाई। तो सबसे पहले आईटी एक्ट, क्यों यह एक्ट लागू हुआ, कब यह एक्ट लागू हुआ था, तो 17 अक्टूबर 2000 को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट लागू हुआ। अब ये लागू क्यों हुआ भाई, बढ़ती टेक्नोलॉजीज के साथ, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजीज ने भाई बहुत ज्यादा अपग्रेड कर दिया हमारे प्रत्येक टूल को या फिर जितने भी हम चीजें यूज कर रहे हैं। तो 1900 वैसे तो भाई फोन तो 1990 से भी पहले या 1990 के करीब आ गया था, 2000 में इसकी जरूरत इसलिए पड़ी, नहीं तो भाई तार से हम कोई भी मैसेज भेजते थे। परंतु जरूरत इसलिए पड़ी अब भाई कोई भी चीटिंग करता है, फ्रॉड करता है, इस माध्यम से कोई साइबर अटैक कर देता है,
तो इसमें इस आईटी एक्ट में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि सबसे ज्यादा सजा कितनी हो सकती है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास की इसमें सजा हो सकती है ज्यादा से ज्यादा, और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी। और जो आप छोटे छोटे एक्ट्स मानते हो ना कि भाई मैंने तो छोटी सी चीज ये करी है, उसमें भी आपको 5 से 10 लाख तक का जुर्माना भरा जा सकता है, मीन्स आपसे भरवाया जा सकता है, और आपको 5 से 7 साल तक की कैद भी हो सकती है भाई, ठीक है। तो ध्यान पूर्वक सुने मेरी ये पूरी वीडियो। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इसमें 13 अध्याय है और 94 धाराएं हैं। 17 अक्टूबर 2000 को यह एक्ट लागू हुआ था। इसकी मेन सेक्शन 2-4 है, वो मैं आपको करवा देता हूँ। सबसे पहली चीज कि ये आईटी एक्ट 2000 जब लागू हुआ था 17 अक्टूबर को, तो ये पूरे भारत में लागू हुआ था। अदरवाइज आप जितने भी एक्ट पढ़ते होंगे वो ये कहते हैं कि भाई जम्मू कश्मीर को छोड़कर, परंतु यह एक्ट पूरे भारत पर लागू हुआ था। दूसरी बात, बाहर कोई भी बैठा व्यक्ति, विदेश में कोई भी बैठा व्यक्ति हमारे देश में कोई भी ऐसी तरीके से हमारे कंप्यूटर पर अटैक करता है, मीन्स उसको हैक करने की कोशिश करता है, इस तरीके से साइबर अटैक होता है, तो उसके ऊपर भी मुकदमा दर्ज करके हम कार्रवाई कर सकते हैं, ठीक है भाई। ये शायद मैंने आपको बीएनएस में पढ़ाया था, आपने पढ़ा हो तो बीएनएस की धारा 1 का पार्ट 5 का पार्ट सी, ये आपने देखा होगा। आप फिर दोबारा जाके देख सकते हो कि कोई भी हम यहाँ पे बैठे और बाहर का कोई व्यक्ति इस तरह से साइबर अटैक करता है तो उसको किस धारा के तहत उसको सजा दी जाएगी भाई, ठीक है। सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन की बात की, क्या इसका नाम है, कब ये पब्लिश हुआ और इसको कहाँ कहाँ पर लागू होता है, ये पूरे भारत पर लागू होता है, ठीक है भाई। इसके बाद धारा नंबर 2, जो पट्टे मतलब जितने भी हम एक्ट याद करते हैं उसमें सभी में परिभाषाएं दर्शाई गई है। तो धारा नंबर 2 में जो 5-6 धाराएं जो आपकी मुख्य मुख्य आने वाली है, जो आपके सिलेबस में मैं आपको बता देता हूँ। धारा नंबर 2 का पार्ट डी, 2 के पार्ट डी में बताया गया एफिक्स इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को आप फैब्रिकेट कर रहे हो या फिर गढ़ रहे हो और किसी के लिए बना रहे हो और किसी के लिए अवेलेबल कर रहे हो, तो उन सभी चीजों के लिए इसकी जो डेफिनेशन है वो पूरे एक्ट के दौरान वही समझी जाएगी जो इसमें प्रोवाइड की गई है। इसी तरह मैं आपको बता दूं भाई, बीएनएस की सेक्शन 2 का पार्ट यदि 39 आपने पढ़ा हो तो उसमें मैंने बताया था कि बीएनएस में जो डेफिनेशन मैंने बताई थी 38 डेफिनेशन, वो पूरे के पूरे एक्ट में वही समझी जाएगी। इसके अलावा बीएनएसएस और जो आईटी एक्ट 2000, सिर्फ इन 3 चीजों की डेफिनेशन इन तीनों में जो यहाँ दर्शाई गई है उनका मतलब बिल्कुल वो का वो पूरे एक्ट में समझा जाएगा, ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं 2 का पार्ट एच का पार्ट ए, ठीक है भाई। इसमें बताया गया है कि जो भी आपकी कम्युनिकेशन डिवाइसेज है, जैसे मोबाइल फोन हो गया या फिर कोई भी ऐसी तरह की आप डिवाइस यूज करते हो, तो कम्युनिकेशन डिवाइसेज के बारे में बताया गया है। इसी के पार्ट 2 के पार्ट आई में सिर्फ इंपोर्टेंट परिभाषाएं बता रहा हूँ भाई मैं। 2 के पार्ट आई में कंप्यूटर को बताया गया है, तो आप याद कर सकते हो आई कंप्यूटर हो गया। 2 के पार्ट जे में कंप्यूटर नेटवर्क बताया गया है, कि भाई जे से आप नेटवर्क याद कर सकते हो कि 2 के पार्ट जे में कंप्यूटर नेटवर्क की परिभाषा के बारे में बताया गया है। 2 के पार्ट एल में, 2 के पार्ट एल में कंप्यूटर सिस्टम के बारे में बताया गया है, ठीक है। और 2 के पार्ट एन बी, 2 के पार्ट एन बी में क्या बताया गया है, साइबर सिक्योरिटी, इसके बारे में आप याद कर सकते हो। और इसके बाद लास्ट आती है 2 के पार्ट वी में इंफॉर्मेशन के बारे में बताया गया भाई, ठीक है। तो ये 5-4 डेफिनेशन आपकी एच ए आई जे एल और एन बी और वी, ये 6 डेफिनेशन आपके लिए आपके सिलेबस के लिए जरूरी है और प्रत्येक व्यक्ति को इसके बारे में जानना जरूरी है। मैंने आपको बता दिया है भाई 6 डेफिनेशन कौन कौन सी आने वाली है और किस किस पॉइंट पर ये आने वाली है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें तो सीधा हम चलते हैं सेक्शन नंबर 65 के ऊपर। सेक्शन नंबर 65 ऑफ आईटी एक्ट 2000 में बताया गया है कि यदि आप किसी भी कंप्यूटर सोर्स कोड के साथ आप मीन्स उसको एल्टर करते हो, एल्टर मतलब बदलते हो, डिस्ट्रॉय करते हो, उसको खराब कर देते हो या टेम्पर करते हो, मतलब कि छेड़खानी करते हो, तो ऐसे किसी भी सोर्स कोड के माध्यम से आप उसमें कोई भी छेड़खानी करते हो, जैसे भाई यार उसको मैं क्या बताऊं कि कोई प्रोग्रामिंग हो गया, लिस्टिंग ऑफ एनी प्रोग्राम्स है, या फिर कोई लेआउट है, या फिर कोई डिजाइन है, उन चीजों को जो बनी हुई है उनके साथ आप छेड़खानी करते हो, दूसरे व्यक्ति के लिए ऐसा ऐसे करवा देते हो उस चीज को मीन्स, तो आपको 3 साल की सजा से और 1 लाख रुपए के जुर्माने से आपको दंडित किया जाएगा भाई, ठीक है। नहीं सॉरी, इसमें हाँ भाई 3 लाख 1 लाख 3 साल की सजा और 2 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा भाई इसमें, ठीक है। धारा नंबर 65 में यदि आप किसी भी सोर्स कोड, कंप्यूटर के कोई भी सोर्स कोड है या कोई इसकी लिस्टिंग ऑफ प्रोग्राम्स है या फिर कोई आपका डिजाइन है, लेआउट है, इन किसी भी चीज के साथ आप छेड़खानी करते हो तो आपको 3 साल की सजा और 2 लाख रुपए के जुर्माने से आपको दंडित किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात आती है धारा नंबर 66। धारा नंबर 66 में हैकिंग हो गया या कंप्यूटर सिस्टम के साथ किसी भी तरह की छेड़खानी इस धारा के अंदर काउंटेबल है, जो धारा नंबर 43 में बताया गया था। तो आप आईटी एक्ट की धारा 43 भी जाके देख सकते हो। धारा नंबर 43 में पूर्ण रूप से बताया गया है कि भाई इसमें
यदि आप कंप्यूटर को हैक कर रहे हो, कंप्यूटर के साथ छेड़खानी कर रहे हो, उसमें से वो वायरस डाल रहे हो या उसको तबाह कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो आप कंप्यूटर के साथ छेड़खानी, तो वह धारा नंबर 66 में काउंटेबल होगा, जो पूरी की पूरी डेफिनेशन धारा नंबर 43 में बताई गई है। धारा नंबर 43 की पूरी पनिशमेंट यहाँ पे दी जाएगी, जिसकी पनिशमेंट होगी 3 साल की सजा और 5 लाख रुपए जुर्माना। ठीक है भाई। इसके बाद बात आती है धारा नंबर 66A। धारा नंबर 66A के बारे में मेरे भाई बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है, ये सभी याद रखना। ठीक है। धारा नंबर 66A रिपील कर दी गई थी 2015 में, जब श्रेय सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस था। क्योंकि यार यदि इसकी इतिहास की बात करूँ ना तो भाई बहुत ज्यादा मतलब कि ये फैला हुआ है। जैसे भाई यार 2 लड़कियां थी 2012 में, जिन्होंने बाल ठाकरे जो हमारे शिवसेना के प्रमुख साहब थे, उनके बारे में ऐसी पोस्ट डाल दी थी, क्योंकि उस टाइम उनका मर्डर मीन्स वो मारे गए थे। तो उस दौरान उन्होंने पोस्ट में कुछ ऐसा ही थोड़ा ऐसा ऐसा मतलब एक ट्रैफिक में था, तो उन्होंने बोल दिया था कि भाई कोई ऐसे तो लोग मरते रहते हैं, क्यों खाम खा भाई इतना लोगों को मीन्स डिस्टर्ब कर रहे हो। तो शिवसेना तो भाई पूरी महाराष्ट्र में पकड़ रखती है, उनके दोनों के कमेंट और वो पोस्ट उठा ली गई और उनको मतलब कि एफआईआर दर्ज करवा दी गई उनके ऊपर धारा नंबर 66A के तहत। तब मेरे भाई उसका यार ऐसे चलता रहा इतिहास के बारे में तो हम छोड़ो, क्या ही बात करते हैं। मेनली मेरा कहना यह है कि धारा 66A में यह कहा गया है कि आप कोई भी ऑफेंसिव मैसेज पोस्ट या कोई गलत मैसेज या कोई भी मतलब कि जो किसी के माइंड को मैनिपुलेट करती है, इस तरह के आप मैसेज जो गलत रूमर फैला रही है, तो इस तरह के मैसेज आप पोस्ट करते हो, कमेंट करते हो, तो इस तरह के मैसेज के ऊपर मतलब पहले दंड था ये, परंतु 2015 में श्रेय सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में इस धारा को रिपील कर दिया गया, हटा दिया गया है भाई। ठीक है। परंतु हमारे पुलिस वाले भाई अभी तक अवगत नहीं है। अभी तक डेली अखबारों में यह आ रहा है कि हमारे पुलिस वाले भाई इस धारा के अंतर्गत भी मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। तो मेरे भाई आप ध्यान करके देख लिया करो, अखबार देख लिया करो, अमेंडमेंट्स देख लिया करो, ये इस धारा को हटा दिया गया है, अब इसका कोई भी चलन नहीं है हमारे कानून में। ठीक है। अब क्योंकि भाई अनुच्छेद नंबर 14, अनुच्छेद नंबर 19, अनुच्छेद नंबर 21 का हवाला देते हुए इस धारा को हटा दिया गया था कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है धारा नंबर 19 के पार्ट ए के पार्ट ए में। ठीक है। इसी तरह भाई हमारी जो धारा नंबर 21 में हमें फ्रीडम मिलती है यार, किसी भी तरह हम कुछ भी अपनी दैहिक स्वतंत्रता है या फिर हमारी लाइफ टू लिबर्टी है, तो यार ये सारी धाराएं विधि के समक्ष समानता भी है। अब जब हमारे बड़े जो नेतागण है वो कुछ बोल सकते हुए, तो भाई हम क्यों नहीं बोल सकते। तो ये तीनों अनुच्छेदों का हवाला देते हुए इस धारा को हटा दिया गया था। बस इसके बारे में इतना ही डिस्कस करेंगे, आपसे पूछे तो आप बता देना। और क्वेश्चन किसी भी तरह का बन सकता है मेरे भाई, मेनली तो मैं आपके क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ। अब भाई किस जो केस था किस केस के तहत इसको हटाया गया, क्या इसका मीन्स क्या क्या ऑफेंस था, इसमें कितनी पनिशमेंट थी, क्यों हटाया गया है, 65 में क्या था, डेफिनेशन कहाँ है, आईटी एक्ट कब लागू हुआ, कितने अध्याय है, कितनी धाराएं हैं, किस तारीख को यह लागू हुआ था, क्या पर्पज था इसका लागू होने का। तो इस तरीके से यार आप मेनली इसको याद कर सकते हो। मैं आपको एक एक पॉइंट क्वेश्चन बेस्ड आपको बिल्कुल वेरीफाई करके आपको बता रहा हूँ। ठीक है। इसके बाद धारा नंबर 66B, धारा नंबर 66B में बताया गया है कि कोई भी स्टोलन प्रॉपर्टी, मतलब यार स्टोलन प्रॉपर्टी आपने पढ़ा होगा, धारा नंबर पहले 410 में हम पढ़ते थे, जो अभी धारा नंबर 317 के पार्ट 2 में पढ़ते होंगे। 300 जो 410 से 414 तक था, परंतु यहाँ धारा नंबर 66 के पार्ट बी में बताया गया है कि कोई भी चोरी किया हुआ कंप्यूटर, लैपटॉप, कम्युनिकेशन डिवाइस या इसी भी तरह का ऐसी कोई भी डिवाइस आप खरीदते हो, तो मेरे भाई आपको 3 साल की सजा और 1 लाख रुपए के जुर्माने से आपको दंडित किया जा सकता है। ठीक है भाई। तो इसके बारे में आप ध्यान रखना। धारा नंबर 66B, कोई भी स्टोलन प्रॉपर्टी आप रिसीव कर रहे हो तो। धारा नंबर 66C में बताया गया है कि किसी के भी फोन का आप पासवर्ड ले रहे हो, उसका ओटीपी ले रहे हो, उसको खोलने की कोशिश कर रहे हो, मीन्स प्राइवेसी भंग कर रहे हो, तो ऐसे मामले में आपको 3 साल की सजा और 1 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है भाई। ठीक है। धारा नंबर 66C में क्या है कि ब्रीच ऑफ उनका जो भी प्राइवेसी है उसको ब्रीच कर रहे हो तो आप। ठीक है। अब बात करते हैं धारा नंबर 66 के पार्ट डी में, चीटिंग बाय पर्सोनेशन बाय एनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। कोई भी पर्सोनेट मतलब कि प्रतिरूपण, प्रतिरूपण मतलब कि मैं किसी दूसरे भाई की जगह मैं वही चीज साबित करके कि भाई वो आकाश है तो मैं भी आकाश हूँ, आकाश की तरीके से मैं ट्रीट करते हुए उस चीज को खोलता हूँ, उस चीज को यूज करता हूँ, उस चीज में और किसी जगह वो चीजें ट्रांसमिट करता हूँ, तो ये सभी चीजें चीटिंग बाय पर्सोनेशन इन एनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ये धारा नंबर 66 के पार्ट डी में बताया गया है। और इसमें भी 3 साल की सजा है और 1 लाख रुपए का इस पे जुर्माना इम्पोज किया जाएगा। ठीक है भाई। अब बात करते हैं धारा नंबर 66E। तो धारा नंबर 66E को आप डायरेक्टली धारा नंबर 354C से रिलेट कर सकते हो, जो 354 ऑफ सी ऑफ आईपीसी था, और धारा नंबर 77 ऑफ बीएनएस है। इसमें बताया गया है, क्या बताया गया था उसमें
किसी भी लड़की की, किसी भी औरत के प्राइवेट पार्ट की फोटो आप कैप्चर करते हो, उसको डिस्क्लोज करते हो, उसको ट्रांसमिट या पब्लिश करते हो, किसी अपने दोस्त के साथ शेयर करते हो, तो ऐसे मामलों में आपके ऊपर धारा नंबर 66 ऑफ मीन्स 66 ऑफ आईटी एक्ट 2000 और 354 जो आईपीसी का था, और 77 ऑफ बीएनएस आपके ऊपर इम्पोज किया जाएगा। ठीक है भाई, इसमें सजा है 3 लाख रुपए जुर्माना और 3 साल का मतलब आपको दंड दिया जाएगा और 2 लाख रुपए आपके ऊपर जुर्माना इम्पोज किया जाएगा। इसके बाद बात आती है धारा नंबर 66 का पार्ट एफ। इसमें बताया गया है साइबर टेररिज्म कि कोई भी हमारे देश की, भारत की एकता, संप्रभुता, अखंडता मतलब यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी को हानि पहुंचाने की कोशिश करता है साइबर टेरर के जरिए, तो ऐसे व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया जाएगा। ठीक है भाई, तो इस धारा में सबसे ज्यादा पनिशमेंट बताई गई है। तो आजीवन कारावास यदि पूछे तो किसमें बताया गया है? धारा नंबर 66 के पार्ट एफ में साइबर जो अटैक होता है। ठीक है, अब बात करते हैं धारा नंबर 67 की। तो धारा नंबर 67 में यह साफ साफ बताया गया है कि कोई भी जो ऑब्सीन एक्ट है, भाई जैसे पहले धारा नंबर 292 में बताया गया था ऑब्सीन बुक्स हो गया, वो किसी के पास भेज रहे हो या फिर ऑब्सीन कोई एक्ट कर रहे हो, धारा नंबर 294 वाला, तो वो चीजें अब बताई गई है। ये आईपीसी की थी और जो बीएनएस है उसमें 2-2 धारा बढ़ा लेना, 292 की जगह 294 होगी और 294 की जगह 296 हो गई है। अब ठीक है भाई, वो चीजें अब धारा नंबर 67 में बताई गई है। तो धारा नंबर 67 के पार्ट 1 में यही बताया गया है कि यदि आप कोई भी इस तरह का ऑब्सीन मटेरियल किसी के साथ भी शेयर कर रहे हो, पब्लिश कर रहे हो, ट्रांसमिट कर रहे हो, ठीक है, उसको वायरल कर रहे हो, तो इस तरह की धारा के तहत मतलब धारा नंबर 67 के पार्ट 1 में 3 साल की सजा और 5 लाख रुपए के जुर्माने से आपको दंडित किया जाएगा भाई। ठीक है, और इसी एक्ट को आप दोबारा से करते हो तो 5 साल की सजा आपके ऊपर इम्पोज किया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं धारा नंबर 67 के पार्ट 2 में। इसमें बताया गया है कि कोई भी सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल आप किसी के भी साथ ट्रांसमिट कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, पब्लिश कर रहे हो, मतलब ऐसा कुछ भी कर रहे हो, तो इस धारा के तहत ऐसा सेक्सुअली मतलब कि कोई न्यूड वीडियो हो गई, कोई इस तरह की भाई मतलब गंदी पिक्चर या गंदी वीडियो, तो ऐसे मामले में आपको 5 साल की सजा और आपको 5 साल की सजा है भाई शायद और 10 लाख रुपए का आपके ऊपर जुर्माना इम्पोज किया जाएगा। और इसके अलावा यदि दोबारा से आप वही एक्ट करते हो इस धारा के तहत, धारा नंबर 67 के पार्ट 2 में, तो आपको 7 साल की सजा और 10 लाख रुपए जुर्माना आपके ऊपर इम्पोज किया जाएगा। ठीक है भाई, इसी के पार्ट 3 में 67 के पार्ट 3 में यह बताया गया है कि यदि जो अभी मैं बता रहा था कि सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल जो भी न्यूड वीडियो जब वो किसी बच्चे की है, किसी माइनर बच्चे की है या लड़की की है, तो ऐसे मामले में इस धारा के तहत भी 5 साल की सजा और 10 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और दोबारा से वह करता है तो 7 साल की सजा और 10 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। मेरे भाई वैसे थोड़ा जल्दी जल्दी में उन्होंने, भाई मैं तो गलती तो किसी की नहीं निकालूंगा, पर क्या पता यार चाइल्ड पोर्नोग्राफी और ऊपर वाली में यार थोड़ा तो अंतर होना चाहिए। इसमें 10 लाख की जगह 15 लाख रुपए फाइन कर देते, या फिर 5 साल के, जहां उसमें दूसरे पॉइंट में सजा है यहाँ पे 10 साल के कर देते, तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए था 2 और पार्ट 3 में। ठीक है भाई, तो हमने क्या देखा कि भाई अब तक जितने इंपॉर्टेंट धाराएं मैं आपको करवा चुका हूँ, सिर्फ 3 धाराएं 72, 74, 78 और करवा देता हूँ, फिर आज की हमारी क्लास खत्म हो जाएगी। अब बात करते हैं धारा नंबर 72। धारा नंबर 72 में बताया गया है कि ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी, मतलब कि आप कोई भी चीज, मतलब मेरे कंप्यूटर में कोई भी डाटा है, कॉन्फिडेंशियल डाटा है, प्राइवेट डाटा है, उस चीज को आप मतलब उसको देकर डिस्क्लोज कर रहे हो, आप उसको मीन्स डिसऑनेस्टली या फ्रॉडुलेंटली तरीके से एक्सेस करके उसमें और किसी के साथ शेयर कर रहे हो या उस चीज को डिस्क्लोज कर रहे हो, तो इस धारा के तहत 2 साल की सजा, 1 लाख रुपए के जुर्माने से आपको दंडित किया जाएगा धारा नंबर 72 में। ठीक है भाई, अब बात करते हैं धारा नंबर 74 का कि पब्लिशिंग एनी फ्रॉडुलेंट सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। भाई पब्लिश कर रहे हो आप कोई भी, या फिर आप उस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को फैब्रिकेट कर रहे हो, बना रहे हो या मेक अवेलेबल कर रहे हो किसी के लिए, तो मतलब कि यार इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होता है वो किसी के लिए अवेलेबल करवा दिया, तो भाई जी की में गाड़ी ले ले, लोन ले ले या ऐसी कोई चीज ले ले, तो मेरे भाई इस तरह की धारा में भी 2 साल की सजा और 1 लाख रुपए के जुर्माने से आपको दंडित किया जाएगा धारा नंबर 74 में। ठीक है भाई, अब हमारी लास्ट धारा है धारा नंबर 78। इसमें बताया गया है कि इसके कोग्निजेंस कौन लेगा। पूरे आईटी एक्ट के तहत कोई भी मुकदमा दर्ज करते हैं तो कोग्निजेंस इंस्पेक्टर से नीचे लेवल का अधिकारी कभी भी नहीं लेगा। ठीक है भाई,
वो इंस्पेक्टर लेवल से ऊपर का अधिकारी इसमें कॉग्निजेंस लेगा पूरे आईटी एक्ट का, यदि कोई भी मामला होता है। तो इस मामले में भाई कोई भी जो भी जरूर धारा है जी मैंने आपके साथ डिस्कस की है, जो भी आम पब्लिक के लिए जरूरी है या हमारे पुलिस वाले भाई B1 टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए जरूरी चीज आपको बता दी है। इसके अलावा आगे भी LSL के ऊपर जो भी मेन वीडियोज है, जो भी मेन धाराएं हैं, मैं आप सभी लोगों के साथ रंगरूट होगा, हमारे जो एसआई साहब है उनका पूरा सिलेबस आपके साथ कवर करने वाला हूं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, इसको फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, और आप आगे भी मेरे को कमेंट करके बतला सकते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।